नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने यूट्यूब थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आपको आज घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में जो इस एक्ट में शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम कानूनी भाषा में हमको बहुत कम समझ में आता। इसलिए हमने सोचा कि हमारे बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि गुरुजी आप ये शॉर्ट भाषा में बना कर लेकर आओ, तो मैंने भी सोचा कि इनको शॉर्ट भाषा में ही समझाया जाए और ये शॉर्ट भाषा में ही बनाया गया। अब घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 ये लाया किस चीज़ के लिए है, इसका पूरा मकसद अगर इसको देखा जाए तो घर के अंदर जो अपनी महिला रहती है, हाउस वाइफ रहती है, और जिनको बहुत सारी महिलाओं को कानून का ज्ञान नहीं होता है, उन महिलाओं के साथ में उनके पति उनको या तो कुछ बोलते या फिर उनका अधिकार का हनन करते या फिर उनको बोलने नहीं दिया जाता। ऐसी बहुत सारी वजह सामने आई, तो उस स्थिति को देखते हुए ये एक्ट सामने आया गया है। अब इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ना कि इनमें ज़्यादा धारा का जिक्र नहीं करेंगे। हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण से लाया गया इस मामले में। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 चलते हैं। तो हमको सर्वप्रथम इसका पहला प्रश्न बोल रहा है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पीड़ित व्यक्ति कौन हो सकता है। पीड़ित रहेगा तभी जाकर लड़ाई होगी, तभी जाकर न्यायालय में उसका हो जाएगा। तो इस माध्यम से अगर देखा जाए तो पीड़ित व्यक्ति कौन हो सकता है, देखते हैं हम इनमें। इस अधिनियम 2005 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति कोई भी महिला है, कोई भी महिला, इन्हें आप कान नंबर की यानी एक महिला मान लो। अब ये महिला क्या करेगी, महिला है जो प्रतिवादी के साथ, प्रतिवादी कौन हो सकता है, प्रतिवादी यानी कि जो उससे लड़ाई झगड़े जो भी करता है वो घरेलू संबंध में है, यानी ये घर के संबंध है, इनके अच्छे संबंध है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य का आरोप लगाया जाता है। पीड़ित व्यक्ति तो वही हो सकता है जिनके ऊपर कुछ कोई आदमी ने गलत किया या फिर किसी महिला ने किसी पुरुष के साथ में गलत किया। पीड़ित व्यक्ति वही हो सकता है, क्योंकि इनमें प्रश्न में व्यक्ति पूछा गया इसलिए। तो इसमें वादी प्रतिवादी दोनों का संबंध रहता है। अब चलते इसमें अगला प्रश्न नंबर 2। घरेलू हिंसा अधिनियम में अगर देखा जाए 2005 के तहत घरेलू संबंध का क्या अर्थ है, क्योंकि ये एक्ट ही बना, भाई घरेलू संबंध भी तो होना चाहिए। संबंध क्या होगा तब जाके दोनों के बीच में तालमेल, लड़ाई झगड़ा होएगा। तो हम इन संबंध को देखते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू संबंध का मतलब है दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता, यानी का और खा के बीच का प्रेम, यानी इनकी दोनों का संबंध जो किसी भी समय एक जैसा समझा। सॉरी, ये टाइपिंग एरर हो सकता है साथियों, यहाँ पे समझा या साझा घर, यानी कि एक ही घर में रहते हो, साझा घर में एक साथ रहते हैं या रह रहे हैं, जो विवाह प्रगति में एक रिश्ते के माध्यम से, यानी कि दोनों एक विवाह का माध्यम से आए, हमारे वो घर पे रह रहे हैं और फिर उनके बाद में विवाद होता है, उनमें विवाद
होता है, उस स्थिति में वहाँ पर उपस्थित जो लोग संयुक्त परिवार और परिवार के कुछ सदस्य उस घर में रहते हैं, उनकी देख रेख में, यानी कि उस स्थिति में अगर कोर्ट में ये दावा चलता है उनका, तो इनमें इनके गवाह यही हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? वे इनकी परिभाषा भी देनी पड़ेगी। भी घर में हिंसा हुई, लड़ाई हुआ, पति पत्नी को दो के बीच में आपस में किसी कारणवश तालमेल हुआ, इनको परिभाषित भी करना पड़ेगा। तो इनको परिभाषित करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी कार्य करती या आचरण को घरेलू हिंसा माना जाएगा। यानी किसी महिला अगर कार्य कर रही, उस महिला के उनके पति या उसने उसके आचरण के साथ में हिंसा की, यानी उसको मारने, लाठी डंडे किसी से भी, तब उनको माना जाएगा। ऐसे हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका प्रथम दृष्टांत देख सकते हैं जिसमें उत्पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जिंदगी, जंग, अंग, सुख, इन उनके जो महिला के साथ में गलत हुआ उसकी स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा, सुख और मानसिक और शारीरिक को नुकसान या चोट पहुँचे। सॉरी, इनमें कभी कभी टाइपिंग एरर आ जाता है साथियों, ये बनाने में। चोट पहुँचे, इसमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक या भावात्मक शोषण व आर्थिक शोषण भी शामिल है। क्योंकि ये बात जाहिर सी बात है कि अगर दोनों के बीच में लड़ाई होएगी तो उनके सभी प्रकार के शोषण होएगा। महिला की मानसिक स्थिति खराब होएगी, भावात्मक स्थिति खराब होएगी, आर्थिक स्थिति खराब होएगी, यानी सभी प्रकार की उनकी स्थिति खराब होएगी। इसका दूसरा प्रश्न, दूसरा उपखंड बोलता है जितने उत्पीड़ित व्यक्ति, यानी कि जिसके ऊपर हमला हुआ वो व्यक्ति कुत्ते किसी संबंध पर दहेज या अन्य किसी, यानी जो प्रतिवादी है, जो उसका पति है या फिर उसके घर वाले हैं, वो दहेज या अन्य किसी गैर कानूनी मांग की पूर्ति हेतु उत्पीड़न या नुकसान अथवा चोट पहुंचाता है या करता है, तब उनको माना जाएगा। अब अगला आता है हमारा चरण उपखंड 1 एवं उपखंड 2 में उल्लेखित किसी भी आचरण से पीड़ित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को धमकी देगा। ये भी जाहिर सी बात है, क्योंकि धमकी देगा तभी जाके वो मामला इनका चलेगा। इनको हम परिभाषित कर रहे हैं क्योंकि इनमें 4 प्रकार की परिभाषा है, तो उन परिभाषा को हमको परिभाषित करना जरूरी होता है। पीड़ित व्यक्ति के क्षति का कारण बनता है, क्योंकि जब उसकी क्षति हुई, उसका नुकसान हुआ, तो नुकसान तो भरना पड़ेगा, चाहे वहाँ क्षति शारीरिक रूप या मानसिक हो या नुकसान का कारण बनता है। क्योंकि जिसने भी, अगर देखा जाए, मान लो मैंने किसी महिला के साथ में उनसे लड़े झगड़े या अपशब्द बोले, तो खा महिला के साथ में खा के साथ में अपशब्द बोले। अब खा महिला का तो इसमें बहुत नुकसान हुआ, जिसमें इनकी मानसिक और शारीरिक दोनों और भावनात्मक भी हो सकती है नंबर 1 पर। तो इन दोनों के साथ में इनकी भरपाई करनी पड़ेगी। किसको करनी पड़ेगी? का को, क्योंकि महिला के साथ में ये गलत हुआ इसलिए। प्रश्न 4 आता है हमारा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कौन से कार्य शारीरिक शोषण की श्रेणी में आते हैं। यानी कि शारीरिक शोषण का मतलब कि अगर लड़ाई होती है तो उसके शरीर को छेड़खानी की गई, ऐसे कौन से कार्य करते हैं, मतलब लड़ाई करने के माध्यम से, तो वो शारीरिक शोषण की, शरीर के माध्यम से उसका शोषण किया गया।
इसमें हम देख सकते हैं शारीरिक शोषण से ऐसे कार्य या आचरण से, यानी कि उसका आचरण प्रतिवादी का ऐसा होगा कि वहाँ पीड़ित व्यक्ति को कोई भी उसका शरीर दर्द, नुकसान, जीवन के लिए खतरा, रंग, स्वास्थ्य, विकास का नुकसान, जैसे कि यौन हमला, आपराधिक धमकी, आपराधिक बल भी शामिल है। और इसमें अगर देखा जाए तो आईपीसी की धारा 375, 74 और 76 के तहत इनमें भी ये मामला बन सकता है, क्योंकि आपराधिक उनने धमकी वगैरह देकर और बलपूर्वक उनका यौन उत्पीड़न किया। तो इस मामले में देखते हुए ये इनको हम वहाँ से भी कनेक्टेड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी महिला का शारीरिक शोषण हुआ और स्वास्थ्य रूप से भी उनका शोषण हुआ, मानसिक रूप से भी हुआ। इन्हें 3 प्रकार से उनका शोषण हुआ। अब हम आगे देख सकते हैं इसमें घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत लैंगिक शोषण का क्या अर्थ है। लैंगिक शोषण क्या हो सकता है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत लैंगिक, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। लैंगिक प्रगति का कोई आदमी शामिल है जो महिला की गरिमा का हनन या अपहानि कारित करता है, यानी लैंगिक उस महिला की जो सम्मान है उस सम्मान को ठेस पहुंचाता है, उनके अधिकार का हनन करता है, उनकी गरिमा को क्षुण्ण भंग करता है, इसको कहा जाता है हम लैंगिक शोषण। अब प्रश्न आता है हमारा इसी के साथ में, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के कौन कौन से कार्य? ये दो है। मौखिक यानी हम जब हम बोलते हैं किसी महिला के साथ में गाली गलौज करते हैं या फिर उसकी भावना को हम ठेस पहुँचाते हैं, तो उनके अंदर कौन कौन से कार्य आ सकते हैं, कौन कौन से कार्य के माध्यम से हम या कोई भी XYZ किसी महिला की सुरक्षा और उसके सम्मान की गरिमा को क्षणभंगुर करते हैं। देखते हैं इसमें क्या आता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मौखिक और भावनात्मक शोषण में निम्नलिखित कार्य है। अब कार्य ये है कि अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली, विशेष रूप से संतान या पुत्र ना होने के संबंध में उपहास या अपमान का, क्योंकि आजकल और पहले से भी हमारे बुजुर्ग लोग और घर वाले, संयुक्त परिवार वाले किसी महिला को इस प्रकार के माध्यम से धमकियाँ देते हैं, उनको उपवास कराते ज़बरदस्त, जो कि वो महिला उपवास नहीं करना चाहती है। इससे भी उनका वायलेशन होता है। विशेष रूप से करवाते हैं, अगर उन किसी लड़की या महिला के अगर उसके संतान ना हो रही, उसके बावजूद उसको उपवास, अपमान कराते। ये काम में अगर देखते हैं हम, तो किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कार्य करने की लगातार धमकियाँ देना, यानी उसके शरीर को पीड़ा पहुंचाना, लगातार धमकियाँ देना, क्योंकि वो दुखी होने लग जाती, तो ये मौखिक है और ये भावनात्मक भी है। ये तो था मौखिक, ये भावनात्मक है। लगातार धमकियाँ देना जिससे कथित व्यक्ति के हित, व्यतीत व्यक्ति के हित बंद हो सके, जो उसके हित है उस हित के गलत फैसले माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत आर्थिक दुरुपयोग का क्या अर्थ है, यानी आर्थिक दुरुपयोग कब हो सकता है। तो इस एक्ट के माध्यम से इसमें आर्थिक दुरुपयोग, 3 प्रकार से आर्थिक दुरुपयोग होता है, तो उस 3 प्रकार को हम डिटेल में देखेंगे ताकि आपको भी समझ में आता है। जस्टिफाइड भी इनको साथ साथ में करते जाएंगे।
उन सभी या किसी भी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों के लिए पीड़ित व्यक्ति या किसी वित्तीय रिवाज के तहत हकदार, चाहे वह अदालत के आदेश या दे देवी हो या अन्यथा उसकी पीड़ित व्यक्ति को आवश्यकता हो। ये केवल घरेलू आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है, क्योंकि जब हम मानते हैं कि ये घरेलू हिंसा तक सीमित है, पर यह घरेलू हिंसा तक सीमित नहीं है। पीड़ित व्यक्ति और उसके बच्चे, यदि कोई है, तो इस रिटर्न संपत्ति संयुक्त रूप से अलग अलग व्यक्ति के स्वामित्व में साझा घर और रखरखाव से संबंधित किराए के भुगतान से वंचित किया गया हो। इन्हें आर्थिक दुरुपयोग ऐसा हो सकता है कि उस महिला के बच्चे और उस महिला को अलग कर दिया गया, फिर वो महिला क्या करेगी? मजदूरी में तो भाई इतना उनको पैसे नहीं मिलेंगे, तो ऐसे मामले भी उनको आर्थिक दुरुपयोग के कार्य है। अब हम देखते हैं घरेलू वस्तुओं का निस्तारण, परिसंपत्तियों का कोई भी अंतरण, चाहे वह चल या अचल या मूल्यवान संपत्ति, यानी घर की संपत्ति, जब किसी महिला को लेकर आया, जब उनको साथ में पीड़ा हुई या और जो भी हुआ, तब तो उनकी संपत्ति और उनके पति की संपत्ति स्पष्ट, कानून स्पष्ट रूप से बोलता है, क्योंकि चल या अचल मूल्यवान वस्तु, शेयर, प्रतिभूतियाँ, बंध या पत्र या अन्य कोई संपत्ति हो जिसमें पीड़ित व्यक्ति का ही या घरेलू संबंध का आधार पर उपयोग करने का हकदार हो या हो सकता है। पीड़ित व्यक्ति और उसके बच्चे या उसके इतने धन संयुक्त रूप से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अलग से रखी गई संपत्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर उसकी धन संपत्ति है तो उसमें भी उसको हिस्सा लेने देने का अधिकार है। ये हमारे कहाँ इस बात का प्रावधान करता है कि अगर उसको अलग रख दिया तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के माध्यम से इनको ये अधिकार वापस दिलवा सकता है। अब हमारा गा देख लेते इसमें क्या बोलता है। उन मामलों उन संसाधन ये सुविधाओं तक निरंतर पहुंच पर प्रतिबंध या निर्बंध जो कि व्यक्ति घरेलू संबंध के आधार पर उपयोग या आनंद लेने का हकदार है, जिसके अंतर्गत साक्षी गृहस्थी तक पहुंच भी शामिल है। यानी जो संसाधन उसके पति के पास में है, उन पर भी उनका अधिकार है, और पति ऐसा नहीं कर सकता है कि उस महिलाओं का उन्हें उपयोग कर लिया, उपयोग करने के बाद में उनको एक तरफ रख दिया, जिसके अंतर्गत साक्षी गृहस्थ तक भी पहुंच भी शामिल है। ये स्पष्ट रूप से हमको कानून प्रावधान करता है। अब हम प्रश्न 8 को देखते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति को क्या उपचार उपलब्ध है? क्या ये संभव है कि उनको हम कौन से उपचार दे सकते हैं? जैसे कि डॉक्टर किसी के एक्सीडेंट हो जाता तो उसके मल्हम पट्टी वगैरह लगाते हैं, तो हम अगर उस महिला के साथ में गलत हुआ तो उसको हम क्या उपचार दे सकते हैं इस प्रश्न के लिए? तो इसके लिए उन पीड़ित कौन है? कोई महिला है या कोई पुरुष है? अभिरक्षा आदेश, निवारण, निवास का आदेश, मुआवजा, इस तरह के एक से अधिक आदेश के लिए एक सुरक्षा आदेश के माध्यम से राहत प्राप्त करने के लिए एक आवेदन किया जा सकता है। यानी कि उसके साथ में उनका जब
पीड़ित व्यक्ति का उपचार करना है तो उनको उपचार के साथ में हम ये टिंचर लगा सकते हैं और ये कोर्ट के माध्यम से लगाया जा सकता है ये टिंचर, क्योंकि उनको मुआवजा देना पड़ेगा, जब अभिरक्षा देनी पड़ेगी, आर्थिक राहतें देनी पड़ेगी, ये सब प्रकार की उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, तब जाके हम सक्सेसफुल माने जाएंगे कि उनको उपचार उपलब्ध है हमारे पास में, और है हमारे पास में उपलब्ध, पर ये कोर्ट इस माध्यम से उनको जो न्यायोचित लगेगा न्यायोचित आधार पर सिद्ध करके ये उपचार दे सकती है। अब इनमें कौन कौन से हो सकते हैं उपचार, क्योंकि साथियों ये उपचार, इस उपचार में साझा घर में निवास करने का अधिकार, साझा घर में यानी सभी जो रह रहे उस घर में जहाँ पर उसको उनकी शादी करवा कर लेके आए किसी महिला की, वो तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 17 के अनुसार घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को साझा घर में निवास करने का साझा घर में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे संपत्ति में उसका कोई अधिकार स्वामित्व, यानी कि इसकी धारा 17 इस बात का जिक्र करती है कि आप किसी महिला को लेकर आए तो ये अधिकार उस महिला का है कि वह आपके साथ में आपके घर में रहने के लिए पूर्णतः हकदार होगी, और उसका अधिकार स्वामित्व या लाभित हो या ना हो। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति को प्रतिवादी द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त या जागृति या उसके किसी भी हिस्से से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। यानी कि बहुत सारे हमारे आज भी भारत देश के अंदर इस प्रकार की प्रथा चली आ रही, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी पुरुष ने एक महिला से शादी कर ली, उसके बाद में उसकी नौकरी लग गई, तो वो नई, जैसे कि कान्हे खां से शादी की और फिर कान्हे ही घा से भी शादी कर ली, तो इस प्रकार की हमारे भारत देश के अंदर प्रथा आज भी चल रही। तो इन दोनों शादियों के माध्यम से जो प्रथम महिला थी खां महिला को नकारा जाता था, यानी कि ऐसा धारा 17 के अनुसार नहीं कर सकते हैं। चाहे महिला कोर्ट में इसके माध्यम से दलील दे सकती, पिटीशन दाखिल कर सकती। दूसरा बनता है संरक्षण आदेश, यानी कि अगर उसको नकार दिया तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा। भाई नकारा तो नहीं जा सकता है, हमारे धारा 17 इस बात का प्रावधान दे रही। अगर नकार दिया तो फिर क्या करेगा, तो फिर उसके लिए संरक्षण का आदेश दिया जाएगा। संरक्षण ने उसको सारा समझाया। तो इस अधिनियम के तहत इस की धारा 18 के अनुसार दंडाधिकारी पीड़ित व्यक्ति प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने और प्रथम दृष्टता, यानी कि जिसको नकारा गया, दंडाधिकारी जो रहेगा वो पीड़ित व्यक्ति को और प्रतिवादी दोनों को सुनवाई का समान अधिकार देगा। प्रथम दृष्टता संतुष्ट करने की घरेलू हिंसा हुई या होने की संभावना है। यदि पहले से कुछ ऐसा चल रहा यानी संभावना जताई जा रही, तो पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में एक सुरक्षा आदेश पारित कर सकता है, प्रतिवादी को प्रतिबंधित कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी सहारा देना पड़ेगा। अब इसमें किस प्रकार का सहारा देंगे, घरेलू हिंसा का कोई भी कार्य करने से, यदि उनके पति के माध्यम से कुछ इस प्रकार के कार्य किया गया, तब घरेलू हिंसा के कृतियों की कार्य करने की सहायता मदद करने का इस प्रकार का वो सहारा दे सकते हैं। अब इसमें अगला आता है पीड़ित व्यक्ति के रोजगार के स्थान। यदि कोई महिला धारा 18 के तहत यदि कोई महिला
किसी रोजगार पर लग रही और उसके साथ में गलत हुआ, उसको रोजगार से बाहर निकाल दिया गया। रोजगार के स्थान में, या अगर पीड़ित व्यक्ति एक बच्चा है तो उसके स्कूल किसी अन्य स्थान पर बार बार प्रवेश करने से, यानी कि वो उसका बच्चा बार बार आने से यदि किसी को लगता है कि उस महिला को नकार दिया जाता है तो वहाँ पर भी धारा 18 का प्रावधान हो सकता है, होगा। व्यतीत व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयत्न करना चाहा है वह किसी भी रूप में हो, इसके लिए वैध मुक्त ये टाइपिंग एरर आगा हो के लिए लिखित, इलेक्ट्रॉनिक और दूरभाष ई संपर्क भी कर सकता है। ये नहीं कि आजकल जैसे मोबाइल का फ़ोन ज़माना चल रहा है, यानी कि महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है। उस हेल्पलाइन के माध्यम से ई संपर्क, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इन माध्यमों के माध्यम से हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बिना किसी संपत्ति को अलग करना, बैंक लॉकर, यानी कि ऐसा हो रहा है कि किसी महिला को नकार दिया जा रहा है, किसी महिला पुरुष दोनों के बीच में कोई बैंक अकाउंट था, उसमें पैसे थे या बैंक लॉकर था, तो उन लॉकर को उन पुरुष के माध्यम से अलग कर दिया खुद ने बिना महिला को बताए हुए। तो इसके लिए अगर कोर्ट में केस चल रहा तो इस केस के माध्यम से जब तक मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं होगी तब तक इनका उपयुक्त संचालन दोनों पक्षों द्वारा किया गया हो या प्रतिवादी द्वारा अकेले किया गया हो, जिसमें स्त्रीधन या उसके द्वारा अलग से संयुक्त रूप से रखी गई कोई अन्य संपत्ति का संचालन हो। आज अन्य रिश्तेदारों या घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति को सहायता देने वाले किसी व्यक्ति के साथ हिंसा कार्य करना, संरक्षण आदेश में निर्दिष्ट कार्य किसी अन्य कार्य को करना, क्योंकि जो संरक्षण आदेश देना पड़ उसको तुरंत लागू करना फास्ट ट्रैक के माध्यम से। अगला आता है जब उनको संरक्षण दे दिया, संरक्षण देने के बाद में फिर आवाज़ की भी ज़रूरत पड़ती है अगर उसको नकार दिया गया है तो फिर कोर्ट आदेश निकालेगी कि भाई अब इनको संरक्षण तो दे दिया कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा, बैंक लॉकर था, आपका पति ने आपको नकार दिया, पर आपको रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो उस जगह के माध्यम से धारा 29 तर्क का आधार पर उनको निवास के लिए आदेश भी मजिस्ट्रेट पास करवाता है। अब मजिस्ट्रेट देखते हैं हम किस प्रकार से उनको आदेश पास करवाता है। प्रतिवादी द्वारा पीड़ित व्यक्ति को बेदखल करना, यानी प्रतिवादी हो सकता है उसके पति उस महिला को बाहर निकाल दिया, बेदखल कर दिया कि आप जाओ, हमारे घर में मत रहो, इस तरह की बातें कह दी गई से पीड़ित व्यक्ति के अधिकार पर उसे किसी अन्य तरीके से रोकने की जो अधिकार बनता है उन्हें छीनना, यानी कि उस महिला का अधिकार बनता है धारा 17 के तहत कि वहाँ पे उन पति की संपत्ति में पूरा अधिकार है, पर लेकिन वो धारा 17 का उल्लंघन करता है तो इस बारे में धारा 19 बोलती है कि इस प्रकार के माध्यम से अगर नकारा गया तो उनके ऊपर धारा 19 के तहत केस दर्ज हो सकता है। अगला प्रश्न आता है हमारा, साझा घर से खुद को अलग करने के लिए प्रतिवादी को निर्देशित करना। अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो सकता है कि प्रतिवादी पक्ष अपने से खुद को अलग अलग रखने लगता है, उस महिला के साथ में आता नहीं है
इस प्रकार के निर्देशित भी धारा 17 के उपखंड ख में दिया गया है। साझा घर के किसी भी हिस्से में प्रतिवादी या उसके किसी भी रिश्तेदार को प्रवेश करने से रोकना जिसमें पीड़ित व्यक्ति रहता है। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि जिसमें पीड़ित व्यक्ति रहता है या उसके साथ में किसी ने गलत व्यवहार किया, जैसे कि मान लेते हम कि का और खा दो ही पति पत्नी है, का पति है और का पत्नी है। अब इन दोनों के बीच में नकार दिया गया। अगर उनके रिश्तेदार इन खा से मिलने के लिए आता है घा, तो गा को आने से रोकता है। कौन रोकता है? प्रतिवादी। कौन रोकता है? ये का रोकता है आने से, जो कि ऐसा धारा 19 का उल्लंघन होता है, तो ऐसा नहीं कर सकता है। साझा गृहस्थी को अलग स्थल करने या विस्थापित करने से प्रतिवादी को रोकने से अवरुद्ध करना, यानी उनको आवास के लिए भी ज़रूरत है, आवास के लिए रहने के लिए ऑर्डर मजिस्ट्रेट ही पास कर सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब का जवाब भी सुन लेते हैं हम। मजिस्ट्रेट सर क्या बोलते हैं धारा 19 डा के तहत? मजिस्ट्रेट की इजाज़त के सिवाय जागृति में अपने अधिकारों को त्यागने से प्रतिवादी को रोकना प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति के लिए उसी स्तर की अनुरूप और काल्पनिक निवास सुविधा, जैसे कि सजित सस्ती में उपयोग कर रही है रस्ती में उपयोग करती या किराए का भुगतान करना सुनिश्चित करने के भी निर्देश देना होगा। अगला देखते आर्थिक सहायता। अब आर्थिक राहत क्या हो सकती है? जब हमने संरक्षण भी दे दिया, हमने उनको साझा घर में निवास करने का अधिकार भी बता दिया, उसके बाद में हमने संरक्षण भी दे दिया और आवास भी दे दिया। अब हम आर्थिक रूप से क्या उनके ऊपर सहायता कर सकते हैं? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत, अब धारा 20 बोलती है 19 खत्म होने के बाद में मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को आर्थिक राहत का भुगतान करने के लिए भी निर्देशित कर सकता है। मजिस्ट्रेट को यह अधिकार भी है कि भाई तुमने इन महिला के साथ में गलत किया, तो अगर गलत किया तो ये निर्देश करेगा वो कि इनको आर्थिक सहायता दो, ताकि घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप पीड़ित व्यक्ति या उसके किसी भी बच्चे को हुए नुकसान को पूरा किया जा सके। यानी उसके बच्चे को भी नुकसान हुई, अगर वो बच्चा पढ़ रहा था, उनकी पढ़ाई बेदखल हुई तो उनको कम हुए देने का अधिकार है। अब कौन कौन सा नुकसान हो सकता है? आय का नुकसान हो सकता है, चिकित्सा खर्चे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, पीड़ित व्यक्ति के नियंत्रण किसी भी संपत्ति नाश नुकसान होने वाली हानि, पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ उसके बच्चे यदि कोई हो के लिए भरण पोषण वर्तमान में लागू हो, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 या किसी विधि के तहत भरण पोषण के आदेश भी सम्मिलित हैं। क्योंकि सीआरपीसी की धारा 125 इस बात का प्रावधान करती है कि किसी महिला को बेदखल कर दिया गया है, अगर उस महिला को बेदखल कर दिया गया धारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उन प्रतिवादी पर मुकदमा चलाकर भरण पोषण देने का उनको पूरा अधिकार होगा और महिला का लेने का भी अधिकार होगा। हम देखते फिर अब उनको आर्थिक सहायता भी दे चुका, तो अब क्या देगा? अभिरक्षा का आदेश। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 21 के तहत, अब वो किसके तहत देगा? धारा 21 के तहत मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश किसी अन्य अनुतोष के लिए आवेदन की सुनवाई में किसी चरण में
पीड़ित व्यक्ति या उसके ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति यानी अभिरक्षा देगा, तो फिर उस अभिरक्षा तो पीड़ित व्यक्ति की तरफ से जो आवेदन करेगा उसकी संतान को अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगा। स्थायी नहीं देगा, अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगा। यदि आवश्यक हो तो प्रत्यार्थी द्वारा उसकी संतान को देखने का प्रबंध भी निर्दिष्ट कर सकेगा। अगर अस्थायी अभिरक्षा नहीं दी तो उनको ये प्रावधान करेगा कि भाई ये तेरी संतान है, तो इनको तुम्हारे पास में रखो। तो इस प्रकार के जैसे कि महिला, पुरुष और पुत्र, तो पुत्र इनके साथ में है तो पुत्र का नुकसान हो रहा है, इसलिए मजिस्ट्रेट इस बात में अभिरक्षा देगा कि वो इस पुत्र को तुम्हारे पास में रखो, ये तुम्हारा पुत्र है, इनकी देखरेख करो। मुआवजा आदेश घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 22 के तहत मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति द्वारा किए जा रहे आवेदन पर प्रतिवादी को क्षति के लिए, जिसमें घरेलू हिंसा के कारण हुई मानसिकता, यातना और भावनात्मक कष्ट शामिल कर और नुकसान का भुगतान करने का निर्देश देने वाला एक आदेश पारित कर सकता है। इन्हें धारा 22 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि अगर इस माध्यम से नहीं माना जाएगा तो उनको मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। अगर इतने प्रकार की चीज़ नहीं दी जाती है तो मुआवजा ज़रूर उनको दिया जाएगा, क्योंकि उनकी मानसिक, यातना, भावनात्मक बहुत सारी प्रकार की ठेस होती है। किसी महिला के सर्वप्रथम तो यही ठेस होती है, उसके सम्मान के साथ में खिलवाड़ हुआ तो उस सम्मान का जुर्माना चुकाना पड़ेगा उनको। तो यह आदेश मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। बनता है हमारा प्रश्न, क्या मजिस्ट्रेट के पास घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अंतरिम आदेश देने की शक्ति है? क्या अंतरिम आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट या नहीं दे सकता है? जी हाँ, जरूर दे सकता है। धारा 23 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। किसी भी कार्रवाई को अंतरिम आदेश जो उचित हो, न्यायोचित हो, पारित कर सकता है। यानी कि मजिस्ट्रेट तब आदेश दे सकता है यानी कि ये जो जज तब आदेश दे सकता धारा 23 के तहत, अगर उसको लग रहा है कि स्थिति ऐसी होने वाली है और अंतरिम आदेश कार्रवाई में अंतरिम यानी वो तारीख पर तारीख उस स्थिति को न्याय आधार देखते हुए वो ये आदेश अंतरिम आदेश दे सकता है। एक पक्षीय आदेश कब पारित किया जा सकता है? यानी कि ज़्यादा महिला का शोषण हुआ या पुरुष का शोषण हुआ या दोनों की गलती या तर्क वितर्क का आधार पर देखते हुए एक पक्षी कब पारित किया जा सकता आदेश? अब इनके एक पक्षी आदेश घरेलू हिंसा अधिनियम 5 के तहत धारा 23 के अनुसार अगर मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है एक आवेदन जो प्रथम दृष्टांत, अगर इस प्रथम दृष्टांत के माध्यम से वो संतुष्ट हो जाता है या तो दृष्टि प्रकट करता है वो प्रतिवादी घरेलू हिंसा कर रहा है या उसने घरेलू हिंसा करने का कार्य किया है या इस बात की संभावना है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा का कार्य कर सकता है, तो वह धारा 18, 19, 20 और 21 या जैसा मामला हो धारा 22 के तहत पीड़ित की शपथ पत्र के आधार पर एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है। यह अधिकार भी उनको है, जो कि उनको करना पड़ता है कभी मजबूरी और समय स्थिति देखते हुए। प्रश्न 11, क्या एक अंतरिम आदेश कब तक लागू रहता है? यह अंतरिम आदेश
जब आदेश मिलने के 30 दिवस तक लागू रहता है। धारा 25 के उपखंड 2 के अनुसार पीड़ित व्यक्ति से प्राप्त आवेदन पर संतुष्ट हो जाता है। यानी कि मजिस्ट्रेट धारा 25 के तहत धारा 25 के उपखंड 2 के तहत अगर वो संतुष्ट हो जाता है किसी महिला का आवेदन पर, अगर उसने उनको संतुष्टि के लिए आवेदन दे दिया, तो फिर उस मामले में अधिनियम के दिन किए गए किसी आदेश में परिवर्तन, रूपांतरण या प्रतिष्ठान हर परिस्थिति में परिवर्तन के कारण अपेक्षित है तो वह लगभग किए जाने वाले कारणों से ऐसे आदेश में जो सॉरी टाइपिंग एरर आ चुका है यार साथियों। जो समुचित उचित उसको जो लगता है उस आधार पर वो पारित कर सकता है। अगर भाई उसने पारित कर दिया तो फिर उसको करना ही पड़ेगा। एक अंतरिम आदेश तब तक लागू रह सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, इस अधिनियम की धारा 18 के तहत दिए गए संरक्षण आदेश की अवधि क्या होगी। यानी संरक्षण धारा 18 के तहत देगा लेकिन उसकी अवधि भी लागू कब तक रहेगी। संरक्षण आदेश जब तक लागू रहेगा तब तक कि पीड़ित व्यक्ति निर्मोचन के लिए आवेदन नहीं करता है। यानी पीड़ित व्यक्ति उसकी तरफ से यह आवेदन नहीं कर सकता है कि हाँ मेरे को संरक्षण मिल चुका है, तब तक संरक्षण आदेश की अवधि लागू रहेगी। प्रश्न 13 हमारा ये बोलता है कि इस अधिनियम के तहत पारित आदेश के खिलाफ कोई अपील हो सकती है क्या आप इसके लिए न्यायालय में जा सकते हो। मैंने महिला को तो सब अधिकार दे दिए लेकिन पुरुष को नहीं दिया, तो इसके लिए क्या आप न्यायालय में वापस जा सकते हो। जी हाँ, मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश या व्यतीत व्यक्ति या प्रत्यार्थी को शामिल होने की तिथि से 30 दिन के भीतर सत्र जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी जिला न्यायालय में इस बात के लिए आप दरवाज़ा खटखटाकर उस पर अपील कर सकते हो। क्या प्रतिवादी द्वारा रक्षक आदेश के उल्लंघन के लिए जुर्माना है। यदि अगर रक्षक का लिए आदेश दिया, उन्हें मान्य नहीं किया, तो क्या उसके लिए जुर्माना है। तो संरक्षण आदेश या अंतरिम आदेश का उल्लंघन इस अधिनियम के तहत अपराध होगा यदि उसको 1 वर्ष का कारावास तक हो सकता है, 20,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों से दंडित हो सकता है। अगर वो इस बात का उल्लंघन करता है, रक्षक आदेश का कि आपको संरक्षण दिया गया, अगर वो तब उस स्थिति में उनके ऊपर इस प्रकार के जुर्माने लग सकते हैं। अपना हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर साथियों ध्यान देने की ज़रूरत है। घरेलू हिंसा की शिकायत किसको दर्ज करा सकते हैं, ये की जा सकती है या कौन शिकायत करता है। तो इसमें हम घरेलू हिंसा की शिकायत पुलिस के माध्यम पुलिस अधिकारी के पास में शिकायत कर सकते हैं, संरक्षक अधिकारी के पास में शिकायत कर सकते हैं, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट के पास दर्ज कराई जा सकती। तो इस तरह की ये हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम हुआ और महिलाओं के हक और अधिकार से संबंधित यह हमारा नियम था। हम आगे भी अगले नियम को इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कुल मिला के ये सेशन था घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ये हमने आपको फुलफिल समझा दिया। अब हमारा कल अगला सेशन रहेगा महिलाओं के विरुद्ध अपराध।
यानी महिलाओं के विरुद्ध कौन कौन सा अपराध हो सकते, तो इनके ऊपर हमारा कल डिस्कशन रहेगा। साथियों, वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो कैसा लगा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। मिलते हैं इसी के साथ में अगले वीडियो की तरफ। जय हिंद साथियों।